हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हर रोज की तरह आज भी हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सीडीपी के ये क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंट पेडागोजी टिप्स पर भी हम बात करेंगे। किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि पेडागोजी ही है जो आपके एग्जाम में स्कोर करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। आप देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी एक दूसरे से रिलेटेड होती है, तो सभी चीजों को ध्यान से देखिएगा। पेपर के जो क्वेश्चन है उनका हल देखने के बजाय उसको सॉल्व करने के तरीके को देखेंगे। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, इस वीडियो को आपने देखा होगा। आई होप ये आपको पसंद आएगी। आज की ये वीडियो हमारी 18वां सेट है। इसमें हम 30 क्वेश्चन को पुनः डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और सारे ऑप्शन को भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सीडीपी के अंदर यह देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। एक से अधिक ऑप्शन उसमें सही हो सकते हैं। हमारा बेस्ट ऑप्शन हमें चुनना होता है अपने आंसर के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक एक क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें पता है कि जो विकास होता है वह क्या होता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण का गुणनफल होता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों मिलकर के बच्चे के विकास में अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। अकेला आनुवांशिकता या हेरिडिटी या फिर अकेला पर्यावरण बच्चे के विकास नहीं कर सकता। दोनों ही बच्चे के विकास को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये सही हो सकता है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है। जीनों द्वारा मतलब आनुवांशिकता पर पूरी तरह प्रभावित, आनुवांशिकता पर निर्भर करती है। तो ये गलत हो जाएगा। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। तो इसमें आपकी हेरिडिटी की जो भूमिका है नगण्य रूप में देखी जाती है। तो ये गलत हो जाएगा। केवल पर्यावरण बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन में आपको मिलेंगे कि पर्यावरण और आनुवांशिकता दोनों आपके विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। किसको पियाजे के द्वारा नहीं कहा गया है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो पियाजे का कथन है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, एक एक निश्चित क्रम में होता है। इसीलिए इन्होंने विकास की 4 स्टेज बताई हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तो ये भी सही बात है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो ये पियाजे ने नहीं कहा। अभ्यास के बारे में पियाजे ने नहीं कहा। लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, इसके द्वारा रूट लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। तो यह जो है पियाजे के द्वारा नहीं कहा गया। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। एक ऑप्शन और है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरमेंट। तो ये भी पियाजे के द्वारा कहा गया है। जो नहीं कहा गया, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो पियाजे के चरण जो हैं विकास के, उसका ये सेकंड चरण है। ये इस चरण में बच्चे की आयु 2 से 7 वर्ष होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, प्रतीकात्मक विचार का विकास बच्चे के अंदर हो जाता है। तो यह जो सीमा इसकी नहीं होगी। अहम केंद्रिता इसकी सीमा होगी और अनुत्क्रमणीयता होगी। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति भी इस पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा होगी। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित कारकों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो खेल बच्चे के विकास में किस तरीके से भूमिका निभाते हैं उसको बताना है। जो भूमिका नहीं बताते वह हमारा आंसर होने वाला है इधर। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो खेल से निपुणता प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तो यह भी सही बात है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो खेल समय बिताने का सुखद तरीका बस नहीं है, इसके द्वारा
हमारे शरीर का अलग अलग तरीके से विकास होता है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो ये भी सही बात है। ये जो है आपके खेल के द्वारा बच्चों के विकास में भूमिका निर्वहन करते हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा कि खेल अकेले समय बिताने के लिए सुखद तरीका नहीं है। तो इसके अलावा सारे जो हैं खेल के लिए बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? गंभीर रूप से मतलब क्रिटिकली थिंकिंग की बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा प्रश्न जो ओपन उत्तर को बताता है, खुले अंत वाले प्रश्न को बताता है, वह यहाँ पे हमें देखना है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो इससे क्या होगा कि बच्चा हाँ या ना में जवाब देगा, तो ये गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या है? तो सही जवाब आप पूछेंगे तो जैसे आपसे पूछा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो यहाँ पे जो है ये बंद अंत वाला क्वेश्चन हो जाएगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो यहाँ पर बच्चा अलग अलग तरीके की खोज करेगा, अलग अलग तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रयत्न करेगा। तो यहाँ पे समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगा। तो यही है जो आपके बच्चे के लिए क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए डिफाइन करता है कौन? तो प्रगतिशील कक्षा में हम क्या करते हैं, सभी बच्चों को एक साथ बिठा करके, चाहे वह प्रतिभाशाली बच्चा हो, चाहे वह कोई अधिगम विकार से जूझता हुआ बच्चा हो, सभी को एक साथ बिठा करके उनके संपूर्ण विकास की बात करते हैं। एक दूसरे के साथ बातचीत करके, एक दूसरे के साथ सहयोग करके सीखने की बात इसमें की जाती है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। करके सीखना ये आपके प्रगतिशील शिक्षा के लिए अच्छा होता है। परियोजना विधि भी होती है और संयोग से सीखना ये भी प्रगतिशील शिक्षा की बात करता है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो सकता है। बाकी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि नियमित इकाई यहाँ पे दी गई है, मतलब यहाँ पे आपकी जो पाठ्य पुस्तक के में जो इकाई दी है बस उसको ही पढ़ाना, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेबलिंग करना। बच्चों की हम लेबलिंग नहीं करते हैं, बच्चों को अलग नहीं करते, उनके समूह नहीं बनाते। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, तो यहाँ में भी बच्चे को अलग करने की बात हो जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो ऐसा जो ऑप्शन होगा जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखेगा, समाज में रह करके सीखेगा, उसके निजी जीवन पर आधारित जो भी चीजें हैं प्रगतिशील का शिक्षा में इसकी बात की जाती है। तो स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तो यह बच्चों के अंदर बोरियत को पैदा करेगा। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। स्कूल में जो भी शिक्षा दी जाए वह उनके समाज को और जो प्राकृतिक दुनिया है उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यह सही आंसर हो सकता है। जीवन सच्चा शिक्षक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो कोहल वर्ग से संबंधित एक वीडियो आपके सामने जल्द आने वाली है, जिसमें हम कोहल वर्ग से लेकर के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको लेव वायगोत्स्की के 15 क्वेश्चन और साथ ही साथ इसकी थ्योरी पढ़ाई है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। 2 से 3 दिन पहले मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी। इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग का समर्थन किया है, तो ये इसका सही आंसर होगा। कोहल वर्ग के जो सिद्धांत हैं इन्होंने 3 चरण की बात की है। नैतिक जो विकास का सिद्धांत है, नैतिकता का सिद्धांत, तो उसमें 3 चरण बताए हैं, जिसमें
ये जो है ये ऑप्शन इसका डिफाइन करता है। इस सिद्धांत से विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं तो ये गलत हो जाएगा। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है तो ये भी गलत हो जाएगा। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो इसकी बात किसके द्वारा की गई है? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। जेडपीडी की बात की गई है लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो जो अपलोड करी थी लेव वाइगोत्स्की से संबंधित, उसमें इसके बारे में डिटेल में बात की है, तो आप वहां से देख सकते हैं। जेडपीडी होता क्या है? जिसमें बच्चा स्वयं, जिस क्षेत्र तक बच्चा स्वयं अपने आप से सीख सकता है तो यह क्षेत्र कहलाता है निकटवर्ती क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है, या फिर इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसका आंसर होगा उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, ये गलत हो जाएगा। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी, तो बच्चा अकेला सभी चीजें नहीं सीख सकता, गलत हो जाएगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, तो एक ऐसा स्तर जिसमें बच्चा स्वयं सीख सकता है, उसमें किसी की थोड़ी सी सहयोग की मात्र उसको जरूरत होती है, तो बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण यहाँ से करते हैं। तो यही जो है जेडपीडी का डिफाइन करता है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है, क्या है? स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है, ये गलत हो जाएगा। उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, तो इसमें स्त्री और पुरुष के दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो वह उभयलिंगी कहलाता है। में दृढ़ और अहंकारी आदत होने की आदत है, तो ये जरूरी नहीं है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बच्चे रिक्त स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, तो मीडिया के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, अलग अलग चीजों को देखते हैं, जिसमें लड़कियां कुछ पर्टिकुलर काम कर रही होती हैं और लड़के कुछ पर्टिकुलर काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से वह समाज में देखते हैं और संस्कृति में भी ये जो लिंग भूमिका ग्रहण करने की चीजें देखते हैं। यहाँ पे जो ट्यूशन है, यहाँ पे बच्चे लड़के और लड़कियों को साथ में बिठा करके बात की जाती है, बिठा करके साथ में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे लिंग भूमिकाएं ग्रहण करने की बात नहीं हो सकती, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि मानकीकृत परीक्षण मतलब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, आप जब मूल्यांकन करते हैं किसी बच्चे का, तो सभी बच्चों को एक ही तरीके से मूल्यांकित करना, एक ही तरीके से उनका परीक्षण करना, ये आपका मानकीकृत परीक्षण कहलाता है। तो यह है जो एक तरीके से इसका जो मानदंड है, मापदंड है, पाश्चात्य संस्कृति पर ये क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, तो यह इसमें पक्षपात दिखाई देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं, तो पक्षपात करती है, इसीलिए यह आलोचना का कारण बनती है, तो यही हमारा सही आंसर हो सकता है। और भी ऑप्शन देखेंगे, उनकी भाषा को समझना मुश्किल होता है, तो ये गलत हो जाएगा। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, ऐसा नहीं है। बड़ी आबादी के परीक्षण के लिए हम जैसे सीटेट एग्जाम देते हैं, तो ये भी आपका एक परीक्षण का उदाहरण है। इसमें अधिक मात्रा में लोग इसमें भाग लेते हैं और उनका परीक्षण किया जाता है। वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेंसिल पेपर परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि अलग अलग तरीके की होती है। जैसे हमने देखा था
स्पेक्टिकल इंटेलिजेंस जैसे स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, या फिर आपकी अलग अलग प्रकार की बुद्धि के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर होगा इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो भी कमी दिखती है या फिर जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन या वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलने लगेगा और आपकी वीडियोस मिस नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो बिल्कुल सही बात है। हम असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन को संदर्भ से संबंधित नहीं है? जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन से संबंधित इसमें नहीं है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या कहता है कि इसमें सभी बच्चों का निरंतर मूल्यांकन होगा और हर एक क्षेत्र का मूल्यांकन इसमें बच्चे का किया जाएगा। तो इसमें इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो यह संबंधित है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो बिल्कुल सही बात है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। तो ये भी एक तरीके से मूल्यांकन पर संबंधित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे फिर से वर्गीकरण की बात की गई है, लेबलिंग करने की बात की गई है। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, मतलब यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशालीता खालिस्तान के कारण हो सकती है, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो इसके कारण हो सकता है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो विकास है आनुवांशिकता और वातावरण पर निर्भर करता है, हेरिडिटी पर और एनवायरमेंट पर निर्भर करता है क्या? विकास। और भी ऑप्शन पढ़ेंगे, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रतिभाशालीता या फिर गिफ्टेडनेस आपके केवल वातावरण से नहीं आती। सफल माता पिता, तो इससे भी अकेला नहीं आएगा। एक अनुशासित दिनचर्या, केवल इससे भी नहीं आएगा। आपका वातावरण अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ एक आनुवांशिक पृष्ठभूमि आपकी अच्छी होनी चाहिए। इन दोनों के सहयोग से, इन दोनों के मेल से आपका प्रतिभाशालीता आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है। तो हम कभी भी बच्चों की जो भी भाषा है उसको हतोत्साहित नहीं करते। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, उनको सेग्रीग्रेट करना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है या उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है? तो इसका आंसर होगा उन्हें उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर। तो बिल्कुल ये सही हो सकता है। नेक्स्ट, उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाने पर, तो ये गलत हो जाएगा। उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक बाधा के रूप में देखा जाता है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देना, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा शिक्षक द्वारा अनुकूलित या फिर प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है?
यहाँ पे कौन सा तरीका हमारे बच्चों को सिखाने के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए, उसका हमें यहाँ पे चयन करना है। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो जब एक बड़ा कार्य है तो बच्चे सीखने में उसको परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको खंड में, टुकड़ों में बच्चों को देंगे, स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट में बच्चों को प्रदान करेंगे, तो वहां पे बच्चे प्रभावी तरीके से सीख पाएंगे। अधिगम के वैकल्पिक तरीके की पेशकश। तो बच्चे एक तरीके से नहीं सीखते तो अगले तरीके से, अलग अलग तरीके से बच्चे को सिखाएंगे। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन। तो ये भी क्या होगा, एक उपयुक्त तरीका होगा। बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना। तो बच्चों को फटकारना, मारना, उनको डांटना, ये आपको नहीं करना है कभी भी। तो यही है जो तरीका नहीं होगा। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिसलेक्सिया हैं, सृजनात्मक हैं या प्रत्यास्थी हैं। तो अलग अलग सोच किसको दर्शाती है, क्रिएटिव थिंकिंग को दर्शाती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग आपके क्रिएटिव, रचना या सृजनात्मकता को दर्शाती है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तो ये आपका एक तरीका हो सकता है समस्या समाधान को, समस्या हल करने के तरीके का। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी आपका एक समस्या हल करने का तरीका है। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, यहाँ पे हो जाएगा बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। ये जो है आपका समस्या हल करने का तरीका नहीं है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? इमोशन को बताना है यहाँ पे। स्मृति, डर, ध्यान या उत्तेजना। तो यहाँ पे डर है वह क्या है, एक इमोशन है। फियर है जो यहाँ पे एक इमोशन है। नेक्स्ट, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, ऐसा नहीं है। जो बच्चे ने वहां पर देखा वही वह उसको बताएगा। बच्चा दूध लेने के लिए एक पर्टिकुलर दुकान पर बार बार जाता है, तो वह उसके अनुभव के अनुसार बोलता है कि इस दुकान में क्या है, दूध बनाने वाली मशीन है जहां से दूध प्राप्त होता है। तो यह जो है गलत हो जाएगा। बच्चा का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा, ऐसा नहीं है। बच्चे के परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ये भी गलत है। इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो ये जरूरी नहीं है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, यह भी गलत हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो आपका जो एनसीएफ है वह कहता है कि बच्चों को संवाद के द्वारा, पूछताछ के द्वारा, इंक्वायरी के द्वारा और उनके जो थॉट हैं एक दूसरे के साथ, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करके बच्चों को सीखने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 भी यह गलत यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? एक कौन सी जो कक्षा है वह आपके इनकरेज करती है रिच लर्निंग को?
तो वह कक्षा जिसमें प्रदर्शन विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो बच्चों के हाथ में कोई सामग्री लगेगी नहीं तो बच्चे उसका उपयोग कैसे कर पाएंगे, तो ये प्रभावी तरीका नहीं हो सकता, या फिर यह समृद्ध शिक्षा को, रिच लर्निंग को प्रोत्साहित नहीं करेगी। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक या फिर शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो ये भी सही है, जब बच्चे का मन करेगा जब तभी बच्चा क्या करेगा, उस चीज को उठाएगा, पढ़ेगा, सीखेगा और वापस रखेगा। तो दिन के किसी भी समय उसको प्राप्त कर सकता है। तो यह आपकी रिच लर्निंग या फिर समृद्ध शिक्षा को बढ़ावा देगा। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खेलने के लिए बाहर लाया जाए। तो आप ही बता सकते हैं कि सप्ताह में एक बार जो चीज मिले उससे अच्छा सीख सकता है या फिर जो रोज मिले उससे अच्छा सीख सकता है। तो ये ऑब्वियस है कि गलत होगा। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, तो ये भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन या संदर्भ सामग्री में से एक है, तो बिल्कुल सही है। एक संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तक होती है कक्षा के अंदर। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम के एक रूपता बनाए रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रिक्त स्थान से प्राप्त की है। एनसीएफ 2005 ने किसके द्वारा अपनी समझ प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ रचनावाद के द्वारा प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, या वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो ये जो है आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन 4। ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में सबसे अच्छा आंसर आपका ऑप्शन 4 में मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, तो अकेला मूल्यांकन के द्वारा कुछ होगा नहीं। शिक्षक को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय पर व्याख्या करनी चाहिए, तो ये हो सकता है। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ये भी हो सकता है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए मदद करनी चाहिए, तो ये इसका बेस्ट आंसर होगा, सबसे उपयुक्त आंसर होगा, क्योंकि इसमें बच्चों के डेली लाइफ और उनके रियल लाइफ की सिचुएशन के द्वारा सिखाया जाएगा। नेक्स्ट, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह से मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने के लिए, तो ये भी गलत होगा। इसका आंसर ऑप्शन 1 होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप सीडीपी के जो हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, भले ही समय थोड़ा सा ज्यादा लगा, लेकिन आपको ये बेनिफिशियल होगा आपके सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। तो आपको अगर ईबीएस, मैथ्स, हिंदी और सीडीपी की तो हम डेली बेसिस पर क्लास देख ही रहे हैं, सारी वीडियोस चाहिए है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एवं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसी तरीके से हम डेली बेसिस पर डिटेल में सभी चीजों को डिस्कस करते हैं, तो आपको ये सारी क्लासें परीक्षा तक मिलेंगी, तो इनको जरूर देखिएगा। आपसे जल्द ही मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।